इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। विनोद भाई राम राम। आपने भी और कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने मारी राम राम राम। भाई विनोद भाई, जय धर्मवीर भाई। यो हाथ से किस तरह खराब करा कर रहे हो आज? धर्मवीर भाई खेत में काम कर दिया ना, जो कांग्रेस जो है ये गाजर घास, हाँ, उसका जो है उसको हाथ लग गया। ओहो, और नुकसान कर दिया उसने। आपने दस्ताने नहीं पहरे? बस बेरा नहीं था ना, ज्ञान नहीं था इस बात का, ये भाई इसमें एलर्जी भी हो जाए और कुछ नुकसान भी कर दे यार। तो डॉक्टर साहब ने बताया भी इस तरह इसकी वजह से नुकसान आ रहा है और इससे बच कर हो। ये तो बहुत खतरनाक है बीमारी। यह गाजर घास नहीं, या महामारी है या बीमारी है। बिल्कुल भाई। आपने सुनवावा इस बारे में? हाँ, क्योंकि डॉक्टर सरिता रानी जी ने बताया, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ हैं जी, तो उन्होंने इस गाजर घास के बारे में बताया कि तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो क्यों ना धर्मवीर भाई फिर सारे किसान भाइयों ने भी इसके बारे में ज्ञान दो। बिल्कुल। गाजर घास जो है वो गाजर की तरह दिखने वाला एक वर्षीय खरपतवार है। यह जो घास है यह हर तरह के वातावरण में बहुत तेजी से उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्यों और पशुओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। ये जो घास है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और लोकल जो नाम होते हैं अपने देसी नाम, उसमें इसको कहीं कहीं पे कांग्रेस घास बोला जाता है, चटक चांदनी बोला जाता है, सफ़ेद टोपी या गंधी बूटी या छंतक चांदनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे तो यह भारतीय मूल का खरपतवार नहीं है। तो हमारे देश में जब सबसे पहले 1955 में गाजर घास पाया गया था, ये महाराष्ट्र के पुणे में देखा गया था, परंतु इसका मूल स्थान जो है वो मध्य तथा उत्तरी अमेरिका व मैक्सिको माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका से 1955 में आयात किए गए गेहूं में गाजर घास के बीजों का प्रवेश हुआ, तो उसी के साथ ही भारत में इसका प्रवेश बताया जाता है। अब आज जो ये गाजर घास है वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैल चुकी है और ये एक गंभीर समस्या का रूप भी धारण कर चुकी है। इसके पत्ते, जैसे मैंने बताया कि गाजर के पौधे के पत्तों की तरह होते हैं, और इसके जो तने हैं उस पे बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ये तने जो हैं उन पे भी और पत्तियों पे भी बहुत सारे रोए लगे होते हैं। और गाजर घास का जो पौधा है इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक भी हो सकती है। और आगे मैं इसको बताना चाहूंगी कि ये जो गाजर घास है इसका हर एक पौधा 10,000 से लेके 25,000 तक अत्यंत सूक्ष्म बीज पैदा करने की क्षमता रखता है जी। यानी ये पौधा अगर एक बार उगने लग गया तो इसके इतने बीज होते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। पौधा कहाँ कहाँ पैदा होता है डॉक्टर साहब? ये पौधा वैसे तो हर तरह की जमीन में, हर तरह की जलवायु में, हर क्षेत्र में हो जाता है। इसके क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और ये बीज इतनी जल्दी अंकुरित होते हैं, जैसे ही बीज को नमी मिल जाएगी उसी के साथ ही ये इनका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। और इसकी खास बात एक ये भी है कि ये बीज जो हैं इनमें सुषुप्तावस्था नहीं होती, इसलिए ये बीज जब भी पककर ज़मीन पे गिरते हैं नमी मिलने के साथ ही अंकुरित होकर नया पौधा फिर बना देते हैं। और गाजर घास के पौधे का जीवन चक्र केवल 3 से 4 महीने का होता है, तो इस हिसाब से एक साल में इसकी 3 से 4 पीढ़ियां पूर्ण हो जाती हैं। यानी इस पौधे के ज़्यादा संख्या में उगने के कारण एक तो इसका छोटा जीवन चक्र होना, दूसरा इसके ज़्यादा मात्रा में बीजों का पैदा होना,
तीसरा, इसका हर मौसम में फलना फूलना और लगभग हर प्रकार की जलवायु को सहन करने की क्षमता होना है। यह पौधा सिंचित हो, असिंचित हो, कैसी भी भूमि हो, अम्लीय हो, क्षारीय हो, कम वर्षा वाले क्षेत्र हो या जलमग्न क्षेत्र हो, बल्कि पथरीली शुष्क भूमि होने पर भी यह पौधा आसानी से उगाता है। समतल मैदान में भी आप इसको देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये किसी भी तरह की जलवायु में, लगभग हर तरह की जलवायु में, हर तरह की भूमि में पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो गाजर घास जो है अनुपयोगी भूमि, खाली पड़े स्थान, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कों के किनारे आदि में भी पाया जाता है। परंतु अब जो है इसका फैलाव अनाज वाली फसलों, दलहनी तिलहनी फसलों, सब्जियों और यहाँ तक कि उद्यान फसलों में भी देखा जा सकता है। गाजर घास से अलग अलग तरह के नुकसान हैं। सबसे पहले तो हम इसमें फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में अगर बात करते हैं तो फसलों में इसका जो प्रकोप है वो हमारे खाद्यान्न जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, तिल, गन्ना, अरंड, बाजरा, मूंगफली, लगभग हमारी जो मुख्य फसलें हैं उनमें, और अब जो जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जियों में भी पाया जाता है, तो इस खरपतवार के पैदा होने के कारण जो हमारी फसलें हैं उनमें लगभग 40% तक की पैदावार में कमी देखी गई है। यानी ये फसलों की पैदावार को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही साथ इस पौधे में एक सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है जो काफी विषाक्त होता है। ये जो रासायनिक पदार्थ है वो फसलों के अंकुरण व विकास पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है। यानी फसल के जो हमारे पौधे हैं उनके विकास में काफी हद तक वृद्धि रुक जाती है, तो ऑटोमेटिक हम समझ सकते हैं कि फसल उत्पादन कम होगा। इसके अलावा ये पशुओं में भी नुकसान पहुंचाता है। गाजर घास खाने से पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर दुधारू पशुओं द्वारा इस खरपतवार का सेवन कर लिया जाए तो उनके दूध में कड़वापन भी आ जाता है और दूध का उत्पादन भी घट जाता है। तो ये पशु के जो स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इस घास से मनुष्यों में भी बहुत सारे दुष्प्रभाव देखे गए हैं। गाजर घास से अगर मनुष्य काफ़ी समय तक गाजर घास के संपर्क में रहता है तो मनुष्यों में त्वचा संबंधी बीमारियां यानी कि डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, एलर्जी, एक्जिमा, अस्थमा और कई तरह के बुखार इत्यादि भी हो जाते हैं। इसका बहुत अधिक प्रभाव होने की स्थिति में मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। यानी ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि जैसे हम हर चीज़ के लिए बोलते हैं कि इलाज से बचाव अच्छा, उसी तरह यदि हम गाजर घास को भी नियंत्रित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ बचाव के तरीके अगर अपनाएंगे तो इसको नियंत्रित करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि यह पौधा नमी मिलते ही सबसे ज़्यादा उगता है, तो नम भूमि या वर्षा ऋतु आने पे जैसे ही इसके पौधों पर फूल आने लगते हैं तो फूल आने से थोड़ा पहले इसको जड़ से उखाड़ कर इकट्ठा करके या तो जला देना चाहिए या कंपोस्ट अथवा वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए। इसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से भी इसके नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तो रासायनिक पदार्थ जो हैं वो काफ़ी हद तक इसको आसानी से नियंत्रित करते हैं। कुछ शोध से हमें पता भी लगा है, हम जैसे कृषि विज्ञान विभाग में हम इसकी जानकारी भी देते हैं। तो एट्राजीन, एलाक्लोर, मेट्रिबिजिन, डाइयूरोन, 2,4-D, ग्लाइफोसेट, ये ऐसे कुछ खरपतवार नाशक हैं जो गाजर घास को नियंत्रण में लाने के लिए मुख्यतया प्रयोग किए जाते हैं। सड़कों, रास्तों या अन्य अकृषित क्षेत्रों में गाजर घास के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट नाम की एक दवाई है, रासायनिक पदार्थ है, जिसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसको फसलों में सीधा ग्लाइफोसेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फसलों में रासायनिक विधि द्वारा जब भी गाजर घास को नियंत्रित करना हो तो उसमें किसान भाइयों को वैज्ञानिकों की सलाह के हिसाब से ही खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बिना जानकारी के अपने आप से ना करें, क्योंकि उससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम जैविक तरीके से इसके नियंत्रण की बात करें तो कुछ ऐसे हमारे पास प्रकृति की देन कुछ पौधे हैं जो इस गाजर घास को नियंत्रण में लाने में भी मदद करते हैं। उनमें से एक है गेंदा। तो गेंदे के पौधे जो हैं वो गाजर घास के विकास को रोकने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए घरों के आसपास तथा अन्य यथासंभव स्थानों में भी गेंदे के पौधे लगाने चाहिए ताकि ये गाजर घास के पौधों को फलने फूलने से रोकने में मदद कर सकें। इसके अलावा मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि अकृषित क्षेत्रों में
अक्टूबर नवंबर में एक चकोड़ा घास होता है, जैसे कैसिया तोरा या कैसिया सिरेसिया बोलते हैं। ये एक प्रतिस्पर्धात्मक पौधा होता है। अक्टूबर नवंबर में इसके बीजों को इकट्ठा करके और फरवरी मार्च में इसको उन जगहों पर छिड़क देना चाहिए जहां हमें फसलें नहीं लेनी है, यानी कि वो अकृषित क्षेत्र हैं। ये पौधा जो है ये भी गाजर घास के फैलाव और वृद्धि को रोकने में काफी लाभदायक होता है। इसके साथ ही साथ जहां वर्षा आधारित क्षेत्र हैं वहां पे बाजरा, ज्वार, मक्की, ढेंचा जैसी जल्दी बढ़ने वाली फसलें उगानी चाहिए, ताकि फसलें अगर जल्दी उग जाएंगी तो वो गाजर घास को पनपने से वैसे भी रोकने में मदद करेंगी। इसके अलावा अंत में मैं ये बताना चाहूंगी कि जैविक विधि में ही एक हमारे पास मैक्सिकन बीटल होता है जिसको जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा नाम से जाना जाता है। इस कीट को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। यह कीट गाजर घास को खा जाता है, जिसके कारण इसका नियंत्रण बहुत हद तक किया जा सकता है। धन्यवाद। और धर्मवीर भाई, डॉक्टर सरिता रानी ने जो है बहुत बढ़िया जानकारी दी और उम्मीद है कि किसान भाई भी जो है इस जानकारी का लाभ उठाओगे और जो ये गाजर घास है इसने जो है इसके अनुमूलन खातिर, इसने खत्म करने खातिर पूरा जोर लगाओगे। देखो डॉक्टर साहब ने भाई खतरनाक है वो भी बता दिया जी बिल्कुल, और किस तरह से इसको काबू कर सके आप वो भी बता दिया। चाहे फसल हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सब पे इसका नुकसान है। तो भाई तो हमने मतलब कोशिश करनी पड़ेगी कि अपन या कांग्रेस घास या गाजर घास जहां भी दिखाई देवे इसने खत्म करने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है।
तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। विनोद भाई जय धर्मवीर भाई, नू बताओ, हाँ मौसम कैसा रहेगा? धर्मवीर भाई मौसम में तो कुछ निजात नहीं है गर्मी तक, गर्मी बनी रहेगी। और जो आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जैसा मौसम आज था लगभग वैसा ही रहने की संभावना है। बिल्कुल लगभग वैसा ही रहने की संभावना। और कल किसानवाणी कार्यक्रम में क्या क्या विषय रहेंगे बातचीत के लिए? भाई कल किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे केचुआ खाद का फसलों में महत्व पे। और प्राकृतिक खेती के बारे में बताओगे कि साथ नहीं? में थोड़ी सी जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती किस तरह करें, और मोटे अनाजों का जो हम साल मना रहे हैं 2023 उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब विनोद भाई बात है न्यू आगे ये सुनेंगे एक गीत। हाँ, लेकिन धर्मवीर भाई उससे पहले एक जरूरी सूचना। जरूरी सूचना? हाँ, जरूरी सूचना भी दो भाई। और सूचना यह है कि जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा जो है एक मेला आयोजित करा जा रहा है, कृषि मेला रबी फसलों पे, और मेले का जो विषय है वो है जल संरक्षण। अच्छा। और जो मेले का तिथि है वो है 8 और 9 सितंबर 2022। 8 और 9 सितंबर ने मेला भरेगा वहाँ? हाँ, मेला भरेगा। भाई जगह बताओ सही सही कड़े जावे फिर। मेले का जो स्थान है वो है बाल समंद जो है मेला ग्राउंड, गेट नंबर 3, बाल समंद रोड, हिसार। तो भाई जो भी किसान भाई जाना चाहें कृषि मेले में जी बड़े शौक से जा सके। बिल्कुल भाई, आमंत्रण आ रहा। हाँ, सबके लिए आमंत्रण है। ठीक है, ये तो लोकगीत सुन ले फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई तो लोकगीत की बात देख रहे होंगे ना।
जा रे गुंडे मिलके ने दो चार ले जा कंठी झटका मार हो जा खड़ा रे गोरी तू ना जा मेले में रे तू ना जा मेले में मैं तो जाऊंगी मेले में बात सजन सी दरकारी कावल जग का दामन पैरों चुंदड़ी मारे घड़ाली भीड़ के मगटे लगे बात सजन सी दरकारी ले तेरी माल ले भरता ले तेरी माल ले भरतार हो जिस घर में तकरार हो नया पवाड़ा हो पिया मैं ना जा मेले में रे तू ना जा मेले में मैं तो ना जा मेले में रे तू ना जा मेले में मैं तो ना जा मेले में। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, आपने एक बात का पता क्या जी? आके ये जो अगला साल है ना, हाँ। 2023 का, जी जी, ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष मिलेट के ऊपर मोटे अनाजों के ऊपर घोषित हो रहा। बिल्कुल भाई। और अपने देश ने पहल करी। हाँ, अपने देश की पहल पर जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है यो फिर अगला साल जो घोषित हाँ, मोटे अनाज है। अपने देश की पहल पे ये जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के हिसाब से हाँ, अपने देश ने वहाँ पहल करी। और क्यों करी? हाँ धर्मवीर भाई, क्यों करी? इसका कारण है कि पोषक तत्व जो मोटे अनाज है ये पोषक तत्वों तो भरपूर है। चाहे वो मोटे अनाज हम अगर गेहूँ और चावल से तुलना करें तो उनकी तुलना में अधिक प्रोटीन ज़्यादा, इसमें फाइबर है, आयरन इनमें ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा है और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। और इसके अलावा ना विनोद भाई, स्वास्थ्य में भी इनका बड़ा जबरदस्त हाँ, जो है ना, बिल्कुल भाई, फायदा पहुंचाने वाला काम है मोटे अनाजों का। अपने देश में तो खासकर जो महिला और बच्चे हैं उनमें जो है पोषण की कमी है, उस पोषण की कमी ने दूर कर खातर मोटे अनाज जो है उपयोगी है। और साथ में जो है एनीमिया है, बी कॉम्प्लेक्स है और दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारी है, मोटापा है, मधुमेह है, उन सब का जो है समाधान करे है मोटे अनाज। और मोटे अनाज जो भाई आय का भी बढ़िया साधन है। बिल्कुल भाई। और भाई ये जो मोटे अनाज है ना जी, ये जो जलवायु का परिवर्तन आजकल चल रहा है ना, हाँ, ये इसका भी सामना कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। मोटे हो गए, मोटे अनाज हो गए तो ये तो भाई मतलब मोटे का मतलब तो मोटे हैं। हाँ, ये मजबूती के साथ ये मौसम का भी सामना कर ले। रसायन की कम जरूरत है इनमें, तो जो है प्रदूषण भी कम है भाई। तो विनोद भाई जी, अब एक बात और बताओ। हाँ भाई, नींबू के ना पेड़े ला तो रखे जी, पर बड़े तंग करें भाई, उसमें तो कीड़े। हाँ, यह तो बात धर्मवीर भाई सही कह रहे हो, क्योंकि जितनी भी नींबू वर्गीय फसल है, चाहे वो इसमें अपने मौसमी है, संतरा है, माल्टा है, तो इन सब में जो है जो कीट है या जो रस चूसने वाले कीट है वो नुकसानदेह हैं। तो फिर इसके बारे में भी तो कुछ बताओ। हाँ, बिल्कुल भाई। और धर्मवीर भाई, इसमें जो है रस चूसक कीटा की बात करें तो जो सिट्रस साइला इसमें एक कीट है। और ये कीट जो है अगर इसकी पहचान करनी है तो इसकी पहचान है कि वो जो कीट है नारंगी और पीले रंग का है और इसके जो शिशु हैं वो भूरे रंग के हुए हैं। और जो बूढ़े हैं वो नई नई टहनियों पर बैठ कर जो पत्तियां ने खावे हैं उनका रस चूसते हैं, जिससे ये धीरे धीरे जो फल है, जो पौधा है वो पीला होना पड़ जाए और सूखना शुरू करता है। और इस कीट का प्रकोप भाई जो है बारिश के दिनों में और बसंत के महीने में ज़्यादा देखा जावा है। अच्छा। और जो ये कीट है वो चिपचिपा सा पदार्थ जो है छोड़ना शुरू करता है, जिसमेमें फफूंद का आक्रमण और ज़्यादा बढ़ जाए और ये अरा वायरस जो है बीमारी फैलावा है। और धर्मवीर भाई, जो सिट्रस साइला है, अगर इस समाधान पाना, इस पर नियंत्रण पाना है तो एक तो जो ग्रसित पौधे हैं उन्हें जड़ तो उखाड़ दें। और साथ में जो रसायन हम इस्तेमाल करें तो 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमिटोन मिथाइल। हाँ, ऑक्सीडेमिटोन। मेटासिस्टाक तो नहीं कह रहे आप? हाँ बिल्कुल भाई, मैं जो है मेटासिस्टास। अच्छा। वो 25 इसी ताकत की दवाई या फिर 625 मिलीलीटर रोगोर। अच्छा। और या फिर 30 जो है 30 इसी ताकत की दवाई या फिर 500 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास
36 WSC जी 500 मीटर जो है पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं। मतलब 500 लीटर पानी ले ला रही मैं तो कोई सी एक दवाई लेकर आप छिड़काव कर सकें तो सिट्रस साइला जो कीट है उस पर हम नियंत्रण कर सके हैं। उसके बाद धर्मवीर भाई एक सफेद मक्खी भी तो लगे करा है। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में भी बताओ। धर्मवीर भाई सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है या और जो मोइला है यह भी जो एक बड़ी समस्या है नींबू वर्गीय पौधे में। और इस कीट के जो शिशु हैं, प्रौढ़ हैं, वो पौधे के जो कोमल हिस्से हैं, पत्ती हैं, उनने खाना खावा है और उनका रस चूसा है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाए है और पत्ती जो है पीली पड़कर गिरनी शुरू हो जाए। और साथ में ये भी चिपचिपा सा एक पदार्थ छोड़ है जिससे फफूंद का आक्रमण पौधे पर और ज़्यादा हो जाए। अच्छा। और धर्मवीर भाई जो सफ़ेद मक्खी है इसकी रोकथाम खातर जो है मोनोक्रोटोफास 1.5 मिलीलीटर और 1 लीटर पानी में, या फिर जो है फेनोल रेट 0.2 मिलीलीटर, या फिर जो है डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर की दवाई जो है 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें तो जो सफ़ेद मक्खी की जो समस्या है उस पर नियंत्रण हम पा सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के इस अंक के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई जी लेना भाई से इजाजत। बिल्कुल भाई। अच्छा भाइयों, राम राम।